हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी की साइंस की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे। 8 चैप्टर है शरीर में गति। देखो बच्चों, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। आप सभी सांस लेते होंगे तो आपके शरीर में क्या क्या गतियां होती हैं उसके बारे में आप है ना थोड़ी देर शांत होके बैठिए और तब उसके प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। यानी हमारे शरीर में गतियां होती हैं, जैसे कि पलक अपने आप झपकती है। कभी कभी हाथ और पैर भी थोड़े से मतलब हिलते हैं थोड़े से। तो हमें इस तरीके से निरंतर कोई ना कोई गति होती रहती है हमारे शरीर में। और हृदय की धड़कन, ये गति हो रही है लगातार। तो जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं, जब हम एक नोटबुक में इसको लिख लें कि क्या क्या गतियां हुई, तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। यानी अगर हम मुड़ के देखते हैं तो हमारे, आपको पता है, हमारा सर वाला हिस्सा यानी हमारी गर्दन गर्दन ये इधर से मुड़ेगी, हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो तब शरीर का कौन सा भाग गति कर रहा है, तो ये हम लिख सकते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरणों में उन आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं तथा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर यानी ये चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं बच्चों, गति कर रहे हैं। और इस गति में हमारा कौन कौन सा हिस्सा हिल रहा है, यानी हमारे शरीर का कौन सा भाग हिल रहा है, वो हम क्या है लिख सकते हैं। हम जांच सकते हैं कि हमारे शरीर का कौन सा भाग हिलता है। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके टेबल जो दे रखी है, सारणी 8.1 जो टेबल दे रखी है, भरते हुए ये देखते हैं। बूझो बूझो क्या जानना है। बूझो पौधों की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वे जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते हैं। पौधे गति नहीं करते हैं, परंतु क्या वे किसी दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। अगर देखिए, हमारे तो गति करते हैं, हम चल कर जाते हैं इधर उधर, तो हम ये गति दिखाते हैं। क्या पौधे दिखाते हैं अपनी गति? तो ये बूझो का क्वेश्चन है। आप भी बच्चों ये सोचते होंगे। तो देखिए यहाँ पे हम टेबल देखते हैं। पहले जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं, यानी कौन कौन से जंतु गमन करते हैं। तो हम ये अभिभावकों से, अपने अध्यापकों से और भी किसी से पूछ सकते हैं, आस पड़ोस से किसी से भी जान सकते हैं कि किससे गमन करते हैं। अगर हम जानते हैं तो हम खुद भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे लिख सकते हैं? जैसे जंतु में देखें, गाय गाय कैसे गमन करती है? अपने पैरों से। उसके 4 पैर होते हैं, उन 4 पैरों से वो चलती है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं, वो भी पैरों से ही क्या करता है, गमन करता है, चलता है। और सांप का संपूर्ण शरीर क्या है, रेंग कर चलता है, यानी उसका पूरा शरीर गमन करता है। जब वो जमीन पर चलता है तो उसका पूरा शरीर गमन करता है। पक्षी पक्षी के पंख पंख गमन करते हैं। पंख के साथ ही वो क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और कीट भी अपने पंखों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। आपने मक्खी, मच्छर ये सब देखे होंगे। आपने बरसात के टाइम पर तितलियां जो होती हैं उड़ती देखी होंगी, तितलियां देखी होंगी। तो वो जो तितली होती हैं या छोटी छोटी जो भी कीट होते हैं, वो उड़ के किससे जाते हैं, पंखों की सहायता से जाते हैं। मछली में पंख पाए जाते हैं, फिन पाए जाती हैं, जिनकी वजह से वो गमन करते हैं। अब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, उछलना, मतलब छलांग लगाना, मारना और रेंगना,
एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? आप भी जानते हैं बच्चों। बाकी जैसे कि आपके इसमें जो है गाय है, भैंस है और मनुष्य है, ये क्या है, पैरों से चलते हैं और पैरों से पक्षी भी चलते हैं, पर ज्यादा लंबी दूरी तक वो पंखों के द्वारा जाते हैं। पैरों से भी चलते हैं, आपने मोर को देखा होगा, कई पक्षियों को देखा होगा, वो पैरों से एक स्थान से दूसरे स्थान चलकर जाते हैं कि नहीं? उड़कर भी वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। पर लेकिन इसमें सांप रेंगते हैं, उनका पूरा शरीर क्या होता है, रेंगता है बच्चों, रेंग कर चलते हैं। मछली तैरती है। तो ये सब उनके चलने में अंतर आता है। मानव शरीर एवं इसकी गतियां, अब हम अपने जो मनुष्य के शरीर में जो होती हैं गतियां, उनके बारे में देखेंगे। जंतुओं के विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यान पूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम कराते समय आनंद आता है? आप बच्चों पीटी करते होंगे, पीटी करते समय अच्छा लगता होगा, सर्दियों में तो ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उससे क्या है, गर्मी आ जाती है शरीर में, योगा करने से, व्यायाम करने से। विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। यानी हम पीटी करते समय क्या क्या करते हैं, हाथ हिलाते हैं, पैर हिलाते हैं, तो उनको करने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक काल्पनिक विकेट विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप खुद सोचिए कि है ना, सामने क्या है, पिच है, यहाँ पे विकेट लगी हुई है और उस पर गेंद फेंकनी है हमें, यानी बॉलिंग करनी है। आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? आप भी जानते हैं, हम अपना दायां हाथ, कई बच्चे राइट हैंडेड होते हैं तो वो दाएं हाथ से बॉल को घुमाते हैं, वो कई बच्चे लेफ्ट हैंडेड होते हैं तो घुमाते हैं, यानी हाथ को घुमाते हैं, और वो भी किस तरीके से, गोल लेकर आधा और फिर फेंकते हैं। तो आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं, तो ये भी आपको पता है, आप खुद सोच के भी देख सकते हैं। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? बिल्कुल, आप कंधे से लेके उसे वृत्ताकार घुमाते हैं। और क्या आपका कंधा भी गति करता है? अगर आप ढंग से देखें तो हाथ के साथ क्या कंधा भी गति कर रहा है? तो हाँ, आपको लगेगा कि आपका भी कंधा भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। पीठ के बल लेट जाइए और तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। पीठ के बल लेट जाओ और पैरों को क्या है, सीधे करके घुमाओ, घुमाते हैं। तो अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने पे मोड़िए और अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। यानी हमारे जो हाथ हैं बच्चों, उनको हमने अपने पार्श्व मतलब साइड, साइड से हमें क्या है, सीधा तानना है, ठीक है। और भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छुइए। अपने आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? यानी अगर हम हाथ को मोड़ रहे हैं, कंधे को छू रहे हैं इस तरीके से, फिर ऐसे जा रहे हैं या ऐसे, तो हमारा कौन सा कोहनी वाला हिस्सा क्या हो रहा है, मुड़ रहा है इस तरीके से। तो हाथों को सीधा तान कर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अगर हम पैर को छू रहे हैं इस तरीके से, या फिर हाथ कंधों को छू रहे हैं, या हम किस चीजों को मोड़ रहे हैं, तो हम क्या है, इनको बता सकते हैं। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को टेबल 8.2 में नोट कीजिए। यानी हम एक टेबल बनाएं और उसमें नोट करें। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने अंगों के, हाथ आप देखें, हाथ को घुमा के देखिए तो हाथ को आप क्या है, स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। अपने पैर को देखेंगे तो पैर को भी आप क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। पर लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप
स्वतंत्र रूप से घुमा नहीं सकते। जैसे अगर आप कान की तरह बोले उसको बिना प्रयास के, बिना उसके, तो कानों को हिलाने की मतलब घुमाने की बात हो रही है कि घुमाने का प्रयास करें तो हम घुमा नहीं सकते। अपनी नाक को भी हम क्या है बच्चों घुमा नहीं सकते। ठीक है, तो इनको हम स्वतंत्रता पूर्वक नहीं घुमा सकते। कुछ ही अंगों को क्या है स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सकते हैं। तो देखिए ये टेबल है, ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, आधी सी दिख रही होगी। हमारे शरीर में गति, तो हम शरीर का भाग तो कौन कौन सा गति करता है, जो पूर्णतः घूमता है, जो अंशतः घूमता है, थोड़ा सा घूमता है और मुड़ता है, झुकता है, उठता है, और गति बिल्कुल नहीं करता है। यानी जो बिल्कुल गति नहीं करता है उस पर हम, तो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताएं, गर्दन, गर्दन क्या पूर्णतः घूमती है? नहीं। गर्दन के साथ आप भी जानते हैं सर भी घूमता है आपका। अगर आप पीछे क्या है किसी को मुड़ते हुए देख रहे हैं तो क्या है उसका सिर्फ आधा हिस्सा ही गर्दन का क्या है अंशतः घूमती है गर्दन, एकदम ऐसे मतलब सर के साथ ही घूमेगी, वो है ना पूर्णतः नहीं घूम पाती है, फ्रीली नहीं घूम पाती है स्वतंत्र रूप से। तो इसलिए यहाँ पे अंशतः मुड़ती है और झुकता है, क्या वो झुकती है, उठता है, और गति बिल्कुल नहीं, वो गति तो करती है पर लेकिन अंशतः करती है। और झुकेगी तो सर झुकेगा, मुड़ेगी तो सर मुड़ेगा ना, इस तरीके से। तो हम ऐसे जैसे हाथ को मोड़ सकते हैं ऐसे क्या है इनको नहीं मोड़ सकते। अब कलाई की बात करी जाए, कलाई, अब कलाई की बात की जाए तो कलाई पे भी क्या है हाथ क्या हो रहा है घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं बच्चों, हाथ भी क्या है कलाई पर ही घूम रहा है। और ये उंगलियां भी क्या है घूम सकती हैं। देखो आप उंगलियां तो घूम सकती है, पूर्णतः घूम सकती है, पर ये भी हाथ के इसे मुड़ सकती हैं, बिल्कुल मुड़ सकती हैं, देखो मुड़ सकती हैं और झुक सकती हैं और उठ सकती हैं, झुक भी सकती है उठ भी सकती हैं, इस तरीके से देखो उंगलियां हो सकती है। तो उंगलियों में झुकना भी होता है और इनका उठना भी होता है। कलाई झुकती और उठती नहीं है। और इस तरीके से घुटने की बात की जाए, घुटने को भी आप देख सकते हैं, घुटने की बात करें तो बच्चों घुटने में भी क्या है वही चीज है जो सेम कलाई की बात है वही, पर घुटने में भी क्या है, आप घुटने की बात करें तो पैर, पैर इस तरीके से वो हो जाता है उसकी तरफ मुड़ जाता है और वहां पे, तो ये भी इस तरीके से पैरों के साथ घूमता है घुटना भी। और अंशतः इसको भी अंशतः घूमना ही कह देंगे, पूर्णतः घूम थोड़ी ना पा रहा है, जैसे उंगलियां तो घूम पा रही है इस तरीके से, पर लेकिन है ना ये है झुक जाती हैं उठ जाती हैं, इस तरीके से घुटनों के साथ नहीं होता है। और एड़ी की बात करें तो एड़ी भी क्या है पैर से लगी हुई है, तो एड़ी को घुमाएं तो वो स्वतः पूरी तरीके से नहीं अंशतः ही घूम पा रही है। और पैर की उंगलियां, हाँ पैर की उंगलियां घूम पा रही हैं। ठीक है, पीठ की बात करें तो पीठ भी क्या है इस तरीके से घुमाए तो हमारा पूरा शरीर घूमता है, तो वो भी अंशतः ही घूम पा रहा है। सिर की बात करें तो सिर को हम क्या कर सकते हैं गर्दन के साथ ही घुमाते हैं, आप ये भी करके देख सकते हैं। कलाई, सॉरी यहाँ पे मैंने कलाई की बात करी, हाँ ये कलाई जो है देखिए कलाई है, और कलाई को मोड़े इस तरीके से, तो कलाई की जो मैंने यहाँ पे कोहनी थोड़ा समझ लिया था। आप कलाई की बात करें, इस वाली रिस्ट की बात हो रही है, कलाई की बात हो रही है, ठीक है। तो कलाई की बात करें तो देखो कलाई से क्या हो रहा है, इसके मुड़ने से, कलाई के मुड़ने से हाथ घूम रहा है, समझ में आ रही है बात। तो कलाई घूम रही है, वो इस तरीके से मुड़ रही है या उठ रही है इस तरीके से, और तभी वो क्या है वहां से हाथ भी क्या है घूम पा रहा है। तो कलाई भी क्या है घूम रही है, और इस तरीके से यहाँ पे कोहनी भी इस तरीके से। पर ये कलाई को ऐसे पीछे मोड़े तो ये ऐसे पूरा नहीं घूमेगी, घूम जाएगी क्या, नहीं। तो ये अंशतः में ही आएगी, पूर्णतः घूम पाती है तो नहीं, पूर्णतः तो उंगली, उंगली भी पूर्णतः मेरे ख्याल से नहीं घूम पाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या उंगली पूरी तरीके से घूम जाती, अगर ऐसे ऐसे घुमाएंगे गोल 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 घुमाएंगे तो वो घूमेगी, पर लेकिन उंगली को पीछे की तरफ मोड़ के और ऐसे घूम जाए, नहीं वो ऐसे ऐसे तो शायद शरीर का ये वाला हिस्सा नहीं घूमता है। और भुजा की बात करें, भुजा यानी बाजू, बाजू की बात हो रही है, तो भुजा भी क्या है आपकी घूम रही है, देखो घूम रही है चारों तरफ इस तरीके से घूम पा रही है आसानी से। तो ये भुजा जो है वो घूम जाती है, ठीक है। भुजा क्या है आपकी पूरी तरीके से घूम रही है, तो ये भुजा का इसमें हाँ लिखा है, तो आप ये कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने उसमें। आगे देखिए,
कुछ अंग तो क्या होते हैं बच्चों, घूम जाते हैं सभी दिशाओं में, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमाया जा सकता है। और हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ होते हैं, कुछ हिस्सों को तो बिल्कुल घुमा ही नहीं सकते हम। अब है ना, हम नाक की कहें तो नाक घूम जाए तो नहीं घूमेगी, आंख की कहें तो आंख घूम जाए तो नहीं, इस तरीके से नहीं घूमती है। तो कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिन्हें हम घुमा नहीं सकते। हिलाना तो एक अलग चीज होता है, पर लेकिन क्या है, घुमा नहीं सकते। कान के इसको पिन्ने को भी हम क्या है, पूरी तरीके से ऐसे घुमा नहीं सकते, तो ये घुमाने की बात हो रही है। क्रियाकलाप एक, अगर हम एक एक्टिविटी करें, एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति में रखें। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ऐसे पैमाने को रखना है। पैमाना मतलब स्केल, स्केल जो आपके मिलती है, फुटा फुटा जो होता है, उसको रख सकते हैं हम इस तरीके से हाथ की कलाई पे, और रखिए, और जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रखे रहे, और अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? देखिए ये क्या है, कोहनी जब हम मोड़ पाते हैं, इसको इस तरीके से मोड़ पा रहे हैं इस पे, तो ये क्या हो रहा है, ये हाथ चल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हाथ चल पा रहा है। पर लेकिन जब अगर इस तरीके की कंडीशन कर दी जाए, स्केल बांध दी जाए, तो आप बच्चों ये करके देखें, बिल्कुल नहीं मुड़ पाएगी, ये कौनी नहीं मुड़ पाएगी, और हाथ भी गति नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से क्या आप ध्यान क्या आपने ध्यान दिया है कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों? यानी कि आप खुद देखिए, हम केवल अपने हाथ को तभी घुमा सकते हैं जब हाथ का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, यानी बाजू वाला जो हिस्सा है, और ये आपकी कलाई से लेके और ये कोहनी तक का ये जो भाग है हाथ का, ये हिस्सा क्या है, बीच में कोहनी से जुड़ा हुआ है, जहां पर मोड़ है, क्या है, मोड़ है, और यहीं पर हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो एक दूसरे से जहां से ये हिस्से जुड़े हैं, ये हिस्सा और ये हिस्सा जुड़ा है, उंगली की भी बात की जाए तो वो भी क्या है, जुड़ा हुआ है, कहीं से क्या है, जुड़ा हुआ है, पर जिसकी वजह से हम इसको क्या कर पा रहे हैं, हिला पा रहे हैं। अब आपका हाथ हिल रहा है, पूरे वो हिल पा रहा है, तो वो कोहनी, सॉरी, कलाई की वजह से, रिस्ट की वजह से, कलाई की वजह से, तो वहां पे हिल पा रहा है। ठीक है, तो ये जुड़े रहते हैं, जैसे कि कोहनी हो गई, आप कोहनी का, कंधा हो गया, गर्दन हो गया, ये क्या है, ये वो भाग हैं जहां पर जुड़े हुए हैं। हमारा सर है और हमारे धड़ से जुड़ा हुआ है, सर धड़ से किससे जुड़ा हुआ है, गर्दन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं। तो हम कुछ और भी, जैसे पैर का घुटना हो गया, घुटने से भी क्या है, दूसरा पैर, जो हमारी जांग है, और पैर का जो हिस्सा है, जो एड़ी से लेके पूरे घुटने तक का जो हिस्सा है, वो हिस्सा और जांग वाला हिस्सा, वो किससे जुड़ा रहता है, घुटने से जुड़ा रहता है। तो इस तरीके से, तो उन स्थानों को बच्चों संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको यही ध्यान रखना है, उन्हें जॉइंट्स कहते हैं, यानी संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि कहते हैं, तो देखिए हमारे, यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती, अब सोच के देखिए, अगर कोई संधि नहीं होती, तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता? अब हमारे में संधि नहीं पाई जाती, ये जॉइंट्स नहीं पाए जाते, तो क्या हम गति कर लेते? अभी वो स्केल का पैमाने वाला जो किया हमने, वो यही तो किया। अब इस हिस्से पर क्या है, इस कोहनी वाले हिस्से पर क्या है, जॉइंट है, तो है ना, ये संधि है। अब यहाँ ये वाले हिस्से पर अब आपने क्या कर दिया, इस तरीके से स्केल लगा दी पूरी सीधी, तो अब ये स्केल सीधी लगने की वजह से जो जॉइंट पर क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। अब आप इसको गति करने की कोशिश करें हाथ को, तो वो गति नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार अगर संधि नहीं होती, जॉइंट्स नहीं होते जगह जगह, तो हमारा शरीर गति नहीं कर पाता। तो क्या तो वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? तो अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली और पाद उंगलियां
को दबाइए, यानी इनको आपको क्या करना है, दबा के देखिए। तो क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। यानी अगर आप ऐसे छू के देखिए बच्चों, आप अपने हाथों से इस तरीके से छू के देखिए, ऐसे, ये आप देखिए, छू के देखिए, आपकी उंगलियां भी मुड़ पा रही है ना, वो जॉइंट्स हैं, देखिए आपकी उंगलियों में भी जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स पाया जा रहा है, उस जॉइंट से ही वो मुड़ पाती है। तो ये देखिए, आप इनको छू के देखेंगे तो आपको क्या महसूस होगा कि जो त्वचा है, त्वचा के नीचे कोई मजबूत संरचना है, और वो मजबूत संरचना, कठोर संरचना को हम अस्थि कहते हैं, मतलब बोन्स कहते हैं, ये हड्डियां, ठीक है, अस्थि यानी हड्डियां। तो अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां यानी हड्डियां, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता, तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? आप एक बात बताइए, आपने अस्थियों के बारे में, हड्डियों के बारे में पढ़ा है कि हड्डियों को ना तो मोड़ा नहीं जा सकता, वो मुड़ती नहीं है हड्डियां, क्योंकि लचीली तो होती नहीं है। उपास्थि होती, कार्टिलेज की बनी हुई उपास्थि जो होती, वो मुड़ जाती है। जैसे पिन्ना है ना, पिन्ना बच्चों, पिन्ना जो कान का है, वो जो संरचना है, जो बाहरी संरचना जो हमारे हाथ में होती है, वो मुड़ जाती है। आपने देखा होगा, वो आसानी से मुड़ जाती है। वो इसलिए मुड़ जाती है क्योंकि वो अस्थि नहीं, वो उपास्थि की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? उपास्थि की। और वो जब उपास्थि की बनी है तो उपास्थि कैसी होती है? लचीली होती है। हड्डियां लचीली नहीं होती है, हड्डियां कठोर होती है। तो हड्डियों को नहीं मोड़ा जा सकता। जब हड्डियों को मोड़ा ही नहीं जा सकता, तो बताइए फिर हम कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? तो यही तो हमें सोचना है। तो देखिए, तो कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती है। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। यानी केवल हाथ से लेके ये नहीं कि एक पूरी की पूरी कोहनी हो गई, नहीं, अभी एक अलग संरचना है। देखिए, ये हाथ की एक अलग संरचना, फिर उसके आगे बाजू की एक अलग संरचना है, और वो जुड़ी रहती हैं, और इस एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में समझें। यानी हमारे शरीर में काफी सारी क्या है, संधियां पाई जाती है, जॉइंट्स पाए जाते हैं। जैसे घुटने का जॉइंट्स हो गया, कोहनी का जॉइंट्स हो गया, ठीक है, कलाई का जॉइंट्स हो गया, ये हमारा, ये जैसे बाजू हिल पा रही है, पूरा हाथ हिल पा रहा है, बाजू का कंधे वाला जो है, कंधे वाला हिस्सा, वहां हमारा पैर, कोलू कोलू की साइड में हमारा पैर हिल पा रहा है। तो इन सभी संधियों के अलग अलग नाम होते हैं। उन्हीं कुछ संधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंदुक और खलिका संधि, सबसे पहली जो संधि है हम इसके बारे में देखेंगे। कंदुक कंदुक खलिका संधि। अब ये कंदुक खलिका संधि जो फर्स्ट नंबर की है, ये कहाँ पाई जाती है? तो क्रियाकलाप सेकंड, यानी एक्टिविटी जो सेकंड है, कागज की एक पट्टी को एक बेलन यानी सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मुड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसे कि इस चित्र में दिया गया है। देखिए, चित्र में दर्शाया गया, चित्र 8.2 है ये, और इसमें दर्शाया गया है। तो देखिए, आपको ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये एक बॉल है, और बॉल में ये छिद्र है, और छिद्र में इस तरीके से क्या है, कागज की क्या डाली गई है, रबड़ की या प्लास्टिक की पुरानी जो गेंद है, उसमें हमने क्या है, कागज का बेलनकार, ये जो संरचना है, बेलनकार संरचना, इसको हमने फंसा दिया है। अब देखिए, अब ये क्या है, अब इसको हम इसको हिलाए तो ये पूरे उसमें घूमेगी। तो देखिए, आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कोटरी सॉरी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? आप खुद ये कर सकते हैं कि अगर गेंद को एक कटोरी में रखें और उसको घुमाए, या आपने किया होगा घर पे,
करने का प्रयास भी किया होगा, कभी कभार खेल खेल में करते हैं कि हम छोटी सी गेंद ले सकते हैं, आप दुकान से उधर मिल जाती है उस गेंद को, या फिर कोई प्लास्टिक की गेंद उसको ले सकते हैं, रबड़ की गेंद उनको ले सकते हो और उसको आप कटोरी में घुमाने का प्रयास करें, या आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो उसमें घुमाने का पूरा प्रयास करें, तो वो क्या गेंद क्या होती है, घूमती है। घूमती है कि नहीं बच्चों? तो वो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। क्या कागज का बेलन भी घूमता है? बिल्कुल, देखिए आप देख रहे होंगे जो छेद में इस तरीके से डाल दिया है बॉल के अंदर, वो भी क्या है, उसको भी ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे हिलाएंगे तो वो भी घूमेगा। ठीक है, तो अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और तथा गेंद उसका एक सिरा है। तो आपको एक कल्पना करनी है कि कागज का जो बेलन आकार की संरचना है वो हमारा हाथ है, ये बेलन के आकार की संरचना, और ये क्या हो गया, यहाँ पे गेंद हो गई, गेंद जिसमें छेद है। ठीक है, तो कटोरी कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है, और एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में घुसा हुआ है। देखिए आप इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से हिस्से में, यहाँ पे इसको कंदुक खलिका संधि कहते हैं, और यहाँ पे ये आपका ये है, ये इस वाली संधि को समझिए, कंदुक माने कंधा, कंधे से आपका हाथ जा रहा है तो ये वाली संधि है। अब इसमें एक छेद है और उसमें क्या है, फंसा हुआ है इस तरीके से, ये फंसा हुआ है, ये वाला हिस्सा इस छेद में क्या हो जाता है, फंस जाता है, और इसी को ही कंदुक खलिका क्या कहते हैं, संधि। और इससे क्या होता है, चारों तरफ वो घूमता है, हाथ घूम पाता है। तो इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। और क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों को स्मरण कीजिए। तो देखो बच्चों, ये थी सबसे पहली जो संधि, कंदुक खलिका संधि, यानी कंधे और ये जो आपके हाथ की ये जो संधि है इधर, वो इस तरीके से छेद मिलता है और उस छेद में ये वाला जो हिस्सा है वो फंसा दिया जाता है, जिससे वो घूमता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा देखिए इसमें फंसा दिया है, तो ये क्या है, इस पर घूम पा रहा है पूरी तरीके से। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट एक संधि और पढ़ते हैं, धुराग्र संधि। कौन सी संधि, धुराग्र। ये धुराग्र संधि क्या है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि। बच्चों आपको ध्यान ये रखना है कि ये संधियां किस किस के मध्य, तो अभी हमने जो फर्स्ट संधि पढ़ी कंदुक खलिका, ये आपको ध्यान रखना है कि ये कंधे और ये हाथ की ये जो बाजू है इसके बीच की जो संधि पाई जा रही है उसकी है ये। तो धुराग्र संधि जो होती है वो गर्दन और सिर के वाली संधि होती है, इसको धुराग्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा शरीर को आगे पीछे दाएं और बाएं घुमाया जा सकता है, हम आगे घुमा सकते हैं और बाएं घुमा सकते हैं, और सॉरी पीछे घुमा सकते हैं, आगे पीछे फिर दाएं फिर बाएं, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम घुमा सकते हैं अपनी गर्दन को इस तरीके से, इस तरीके से, और इससे सिर भी क्या होता है, घूमता है उसके साथ। तो यहाँ पे हम घुमा सकते हैं और इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं। ऐसे हम घुमा सकते, कंदुक खलिका जो खलिका संधि है, कंदुक खलिका, उसके वजह से हम क्या है, अपने हाथ को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं बच्चों, घुमा सकते हैं। पर लेकिन क्या डिफरेंस है ये धुराग्र संधि और कंदुक खलिका में? तो धुराग्र जो संधि है वो आपकी गर्दन में आप पूरा उसको क्या है, इस तरीके से आप आगे ला सकते हैं, पीछे ला सकते हैं, तो सर भी उसके साथ क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम रहा है कि नहीं, यानी वो पूरी तरीके से घूम रहा है, पर लेकिन हाथ अकेला उस जगह पर घूम रहा है। जैसे छिद्र में, ये छिद्र है और छिद्र में कोई चीज क्या कर दें, फंसा दें, यहाँ पे इस तरीके से आप देखिए, इसी को मैं समझाती हूँ। जैसे ये है और ये 3 उंगलियों का जैसे तरीब बनाया और ये छिद्र है और छिद्र में ये घुसा दिया, तो अब ये क्या कर सकता है, घूम सकता है। इसमें क्या कर सकता है बच्चों, घूम सकता है। इसी संधि को हम क्या बोलते हैं, ये आपकी कंदुक खलिका संधि, ये तो कंदुक खलिका संधि। और धुराग्र संधि ये है कि इसमें
दुराग्र संधि में हमारी ये जो धुरी है, यानी एक सीधी सीधी ये जो गर्दन है, और गर्दन पे ऊपर जो सर है, इस तरीके से सर है, वो भी क्या है, घूमेगा। दाएं बाएं कहीं भी घुमाओ, ये सिर हो गया, ये ये सिर हो गया, ये भी घूमेगा। कर्सर सही नहीं चल रहा। और ये गर्दन, और ये कहाँ, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी इसी तरीके से पूरी नहीं घूम पाती है। तो आगे की और भी संधियां पढ़ेंगे, हिज संधि, अचल संधि, और भी संधियां हैं बच्चों, जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर लेकिन नेक्स्ट हमारी वीडियो में पढ़ेंगे इन संधियों के बारे में। और आप इन संधियों को अच्छे से आपको दो संधियां जो मैंने पढ़ाई वो समझ में आई होंगी, और पूरी गति जो हमारा शरीर करता है उसके बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपको संधियों के बारे में बताऊंगी। पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ओके, बाय, गुड नाइट।